अच्छा, क्वेश्चन देना बोल रहे हो लिख कर? हाँ, दे दूंगा। यहीं लिखते हो आप लोग? अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे। तो क्या था हमारा आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौतिक विभाग था, वो टॉपिक हमारा लगभग आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, कुछ लिखाने का है, उसको पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आज भी लिखाना है आप लोग को। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पास क्या रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु एवं ऋतुएं। जब भी हम किसी भी टॉपिक का क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम पहला देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। क्लियर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हमारा आधार है कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यही हमारे पास में आधार है। उसके अलावा क्या हमारे पास में सिलेबस है। दो चीजें जो उसका मेन सोर्सेस है, पहला सिलेबस और दूसरा अब तक आए हुए प्रश्न। क्लियर है? तो देखेंगे यहाँ बस क्या कि छत्तीसगढ़ में, ये जस्ट पिछले बार का है, छत्तीसगढ़ में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर औसत मासिक न्यूनतम तापांतर जो है किस अवधि माह में होता है, ऐसा ये प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ कहां तक जाता है आपका 17 डिग्री 46 मिनट से 23 डिग्री 5 मिनट, और ये क्या पहुंचेगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समानांतर। मतलब चेक कीजिए कि 22 डिग्री में छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं। और क्या बोल आपका कि औसत मासिक न्यूनतम तापांतर किस अवधि माह में होता है, कि ऐसा पर्टिकुलर अगर हम एक दो महीने को देखेंगे तो उनमें, जैसे कि मैं मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, ऐसा अगर जा रहा हूं तो बहुत ही न्यूनतम तापों में अंतर किसमें आपको दिखाई पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है? जब हम लोग पढ़ेंगे तापमान तो उस समय हम लोग इसको देखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा बोल रहे कि सामरी पाट और बैलाडीला की पहाड़ी की ऊंचाई लगभग एक जैसी है, किंतु क्यों सामरी पाट जाड़े में बैलाडीला की पहाड़ी की अपेक्षा सर्द और गर्मी में अपेक्षाकृत क्या जाती है, गर्म रहती है। ये पूरा कैसा है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। क्लियर है? हम देखेंगे कि सूर्य का जो विस्थापन है वो किस प्रकार से कर्क रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत, ये दो पोजीशन देखेंगे, इस कंसेप्ट को निकाल देंगे। क्लियर है? आगे देखें। फिर क्या रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा जो है किन क्षेत्रों में होती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्षा का वितरण, आप बता दोगे कि रायगढ़ बेसिन में सबसे अधिक वर्षा होती है, अबूझमाड़ क्षेत्र में वर्षा होती है, पूर्वी जसपुर पाट में सबसे अधिकतम वर्षा होती है। वो आप बहुत आसानी से इसको लिख देंगे। इवन इस रायपुर के पूर्वी क्षेत्र में भी ठीक ठाक वर्षा होती है, 1400 से 1500 mm। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन किन क्षेत्रों में। ओनली आपको 30 जो है शब्दों में इसको लिखना है। आप आराम से लिख देंगे पढ़ने के बाद, अभी नहीं लिख पाओगे लेकिन पढ़ने के बाद लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ राज्य में शीत ऋतु की अवधि को बतलाते हुए शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 100% पढ़ने के बाद लिखेंगे इसको। क्लियर है? इसकी अवधि कहां तक है, आप लोग बेसिक तो समझते होंगे। इसका अवधि कहां तक है शीत ऋतु का, लगभग 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, कहां 15 फरवरी तक जाएगी। आप लोग ऐसा समझते होंगे है ना कि शीत ऋतु कब आती है, लगभग अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होगा, कहां तक 15 फरवरी तक, और 16 फरवरी से कहां आपका 15 जून तक क्या रहेगा हमारा पूरा ग्रीष्मकाल रहेगा। अब पूछ रहे उसकी विशेषता क्या होगी, तो आप लोग जब पढ़ेंगे ना शीत ऋतु, या अगर सुबह की भी क्लास देख लोगे जाके तो भी इसका विशेषता आप लोग बता दोगे कि उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में कैसी आपको बहुत ही हल्की ठंडी हवाएं चलती है। मौसम कैसा होता है, शुष्क होता है। तापमान मैक्सिमम रहेगा आपका 22 डिग्री के आसपास, उससे ऊपर नहीं रहेगी। ऐसे आप लोग इसके बारे में विशेषता लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। वनस्पति आ गया, बस इतनी क्वेश्चन था और होगा 2 3 4 5 छत्तीसगढ़ में ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी वर्षा को किस प्रकार क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, ये तो पूरा देखोगे आप कि किस प्रकार मानसून का आगमन होगा और किस प्रकार मानसून की वापसी होगी। एग्जैक्ट छत्तीसगढ़ में ये उसी की बात कर रहे हैं कि वर्षा का वितरण जब आप पढ़ेंगे ना, आप बता दोगे कि बंगाल की खाड़ी से छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग ऐसा लगभग देखोगे तो 90% वर्षा होती है। ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ोगे भारत के भूगोल में दक्षिण पश्चिम मानसून वो दो शाखाओं में टूट जाती है, एक अरब शाखा, एक बंगाल की खाड़ी। तो हम छत्तीसगढ़ राज्य में ये पढ़ेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून से 85% वर्षा उसी जो मानसून काल में हो जाती है। उसके पश्चात जो बची हुई वर्षा का 15% है वो कब होगी, ग्रीष्म काल में। और कब होगा आपका, उत्तर पूर्वी मानसून से, और साथ में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से 15% वर्षा बाद में होगी। अब इसमें क्या पूछा, केवल बंगाल की खाड़ी से। तो जो हम पढ़ते हैं कि उस 85% में से 90% वर्षा कौन कराएगी, बंगाल की खाड़ी से। अब वो किस प्रकार से उसका वर्षा का वितरण होगा छत्तीसगढ़ में, वो हमको देखना रहेगा। क्लियर है?
तो इस प्रकार से इतने ही क्वेश्चन होंगे और नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण का परीक्षण कीजिए। ये उसी की बात करें, मैं जो बाबा बोल था, वर्षा का वितरण। एक टॉपिक पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्षा को वितरण को 4 प्रकार से हम विभाजित करेंगे। निम्न वर्षा, निम्नतम वर्षा, निम्न वर्षा, मध्यम और अधिक वर्षा। ऐसे 4 भागों में 1300 mm से कम से लेके 1500 mm तक कहां कहां किस प्रकार से वर्षा होती है, ये अगर आप समझेंगे आप आराम से इसको लिखेंगे उसके पश्चात। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आज तक लगभग यहाँ से 7 प्रश्न आए हुए। क्यों? क्योंकि 16 के पहले था ही नहीं है, 16 के बाद आए हैं, नहीं तो क्वेश्चन को ज्यादा आपको देखने को मिलता। ठीक है, आगे बढ़े तो लिखो छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु ऋतुएं। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु एवं जो कि आपका ऋतुएं, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु एवं ऋतुएं। क्या चीज को पेज छोड़ के मतलब अलग अलग लिखते हैं क्या 2 कॉपी में? अच्छा वो बोल रहे हैं। नहीं देखो, एक क्या है कि जब हम पढ़ाते हैं ना लेक्चर का, उसका एक बहुत सिंपल से कॉपी रखा हुआ रफ जैसा, ठीक है, ताकि उसमें आप छोटा छोटा की पॉइंट्स है, आपका सिनॉप्सिस जैसा है, उसको आप लिख सके। और एक कॉपी पूरा फ्रेश रखे अलग से, दोनों की सब कैसे करोगे? एक तो बहुत रफ जैसा रखा करो जो डेली लिखते हैं, ठीक है, उसको भी रखा करो, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ में बाद में को अलग से लिखाते हैं वो कॉपी अलग से रखा करो। ठीक है, नहीं समझे? ठीक है, दोनों के साथ कभी पैरेलल नहीं लेके चलोगे ना, ऐसा कभी नहीं होगा वो। हम्म, चलिए देखिए, तो क्या रहा? छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु एवं ऋतुएं। छत्तीसगढ़ की जलवायु एवं जो कि आपका ऋतुएं। ठीक है, ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखें। चलो, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? जलवायु। ठीक है, तो जलवायु के बारे में सबसे बेसिक, ठीक है, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा सबसे पहले क्या, बहुत ही बेसिक बात है, आप समझते कि नहीं समझते पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, जैसे क्या सुबह क्या था, मिट्टी था, तो बच्चों को ये नहीं पता कि मिट्टी क्या है। तो वैसे ही यहाँ बस क्या, जलवायु की जो बात करें, तो जलवायु से संबंधित जितने भी आपका फंडामेंटल चीजें हैं उसे हम देखेंगे। जैसे कि मौसम, क्या मौसम, ऐसे आप ध्यान से देखेंगे और इसको लिखेंगे भी ना, मैं लिखा भी दूंगा तो अभी मौसम। एक आप लोग सुनते होंगे क्या, मौसम। मौसम के बाद आप लोग एक और चीज क्या पढ़ते हो, ऋतुएं। ये सब सुनने में एकदम एक जैसा लगता है, क्या, ऋतुएं। और हम लोग ये क्या पढ़ते हैं, मानसून। क्या, मानसून। मानसून के मतलब आप लोग क्या समझते हो, बारिश। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मानसून के एक्चुअल में केवल हवाएं हैं, न कि बारिश है। वो एक कोइंसिडेंट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, लेकिन मानसून का मतलब वर्षा नहीं होता है। ठीक है, मानसून। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जलवायु। क्या, जलवायु। ये सभी ऐसा पढ़ने में, मौसम, ऋतु, मानसून और जलवायु सब देखने में लगता है कि एक जैसा लगता है, लेकिन बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। चलिए इधर से मौसम। हाँ, क्या दुर्गा, क्या होता है मौसम? देखिए बताया ना, मौसम कितना अच्छा, सब लोग बोलते हो कि कितना अच्छा मौसम है, तेलीबांधा में कितना अच्छा लगेगा बैठने में। लेकिन मैं उसी को पूछ रहा हूँ कि मौसम कैसा है तेलीबांधा में बैठने के बाद। ठीक है, हाँ अजय, ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, सही बोल रही हो, है ना आप भी अजय? क्या है मौसम?
कोई बहुत मैं कठोर सवाल पूछ लिया क्या, ऐसा कुछ सुनी ना कि आपका पीएससी कब तक निकलेगा, ऐसा तो नहीं पूछा मैंने आपसे, है ना? क्या पूछा? मौसम। चलिए, क्षणिक या अल्पकालिक अवधि के लिए, ठीक है, समझे? क्या बोल सकते हैं कि मौसम, हम पर्टिकुलर किसकी बात करते हैं? एक छोटा भूभाग, ठीक है, कोई एक जो है आपका छोटा भूभाग है, उसमें क्या भाग कैसा आपका, हमारा क्षेत्र कैसा रहेगा? छोटा भूभाग। कैसा? अल्पकालिक। क्या रहेगा आपका? अल्पकालिक जो है आपका समय के लिए। अल्पकालिक मतलब 6 घंटे, 7 घंटे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। इस प्रकार से क्या रहेगा? समग्र मतलब किसका? जितने भी वायुमंडलीय दशाएं हैं उन सभी का समग्र प्रभाव हम लोग क्या बोलेंगे? मौसम कहेंगे। क्लियर है? अब जब भी हम किसकी बात करेंगे? वायुमंडलीय दशाएं या फिर क्या आपका कारक की बात करेंगे, तो आपके दिमाग में हमेशा क्या आना चाहिए? आपका तापमान। क्या? तापमान। फिर क्या? दाब। दाब। और क्या? आर्द्रता। और क्या? आर्द्रता। और भी कर सकते हो आपका पवने। क्लियर है? ये सभी चीजों का बस क्या आएगा? समग्र प्रभाव रहेगा। किसमें? इस पर्टिकुलर एक छोटे से भूभाग में। तब वो क्या कहलाएगा? मौसम कहलाएगा। मौसम। और कैसा रहेगा ये? अल्पकालिक रहता है। क्या खास बात है? परिवर्तनशील है, ये बार बार बदलता रहता है। देखिए कल, जैसे कल के पहले क्या था आपका, 11-12 बजे के एकदम तेज धूप था, 2 बजे के आसपास एकदम मूसलाधार बारिश हुआ, और 4 बजे वापस क्या होगा? फिर से गर्मी था। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका अल्पकालिक अवधि के लिए किसी छोटे भूभाग में क्या सभी जो है वायुमंडलीय जो कि आपका दशाओं का जो समग्र प्रभाव है, हम उसे क्या बोलेंगे? मौसम कहेंगे। क्या बोलेंगे? मौसम। इसी से आगे बढ़िए आपका ऋतु। सब एक दूसरे से ना ऐसी बढ़ोगे एकदम। ऋतु। क्या? ऋतुएं। अब ये क्या होता होगा? ऋतुएं। अभी तो 1 दिन की बात की है, 6 घंटे की बात की है, 2-3 दिन की बात की है। अब किसकी बात करें? ऋतु की बात करें। ये क्या होता होगा? ऋतु एकदम लंबा समय के लिए, ऐसा। चलिए आगे देखिए क्या रहेगा। इसके लिए आप समझोगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना। ये क्या हमारा आपका इस प्रकार से क्या हमारा आपका ग्लोब है, इसमें क्या आपका भूमध्य रेखा है, ये हमारी क्या है? कर्क रेखा है, ये क्या हमारी आपका मकर रेखा है। आप सभी को पता है जब हमारा अर्थ क्या करता है? इसके चारों ओर क्या करता है? परिक्रमा करती है। तो क्या करती है? इसका जो प्रकाश है वो कहाँ? मकर रेखा क्या आपका कर्क रेखा के बीच बस में क्या उसका विस्तार होता है। समझते हैं आप लोग? और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप ये सब डाटा याद होगा कि 21 मार्च को क्या होता है? ये भूमध्य रेखा के लंबवत होता है। 23 मार्च को क्या होता है? 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के लंबवत होता है। और आपका 21 जून को, ये तो आप पढ़े होंगे, 21 जून को यहाँ पास क्या रहेगा? मकर रेखा के लंबवत होता है। और हमारा आपका 22 दिसंबर को यहाँ ना, यहाँ ध्यान रखेंगे, 22 दिसंबर को मकर रेखा के क्या होता है? आपका लंबवत होता है। कौन? हमारा आपका कौन? सूर्य। इन सभी रेखाओं के लंबवत होता है। और जब जब इधर क्या, यहाँ पास क्या आपका 3 मंथ, यहां तक आपका 3 मंथ, यहां पास आपका 3 मंथ, यहां पास आपका 3 मंथ, और यहां पास क्या आपका 3 मंथ। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में क्या आपका 4 ऋतुएं पड़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि वर्ष की वह अवधि जिसमें कि आपका मौसम की जो दशाएं औसतन क्या होती है? एक जैसी होती है। क्या? इसको पूरा लो 1 साल, इसको लो पूरा 1 साल। वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम की जो कि आपका जो दशाएं हैं वो औसतन एक जैसी, 3 महीने तक लगातार एक जैसा तापमान, 3 महीने तक लगातार बारिश, 3 महीने तक लगातार आपका ठंड। तो क्या? कि वर्ष की वह अवधि जिसमें मौसम की दशाएं जो कि आपका औसतन एक जैसी या एक समान होती है, हम उसे क्या कहेंगे? ऋतु कहेंगे। कैसे याद करोगे आप लोग? अब आज के बाद तो बोल दोगे ना ऋतु किसको बोलते हैं। दुनिया में कहीं भी खड़ा होकर पूछेंगे, बता देना कि ऋतु किसको बोलते हैं। देख लो यहाँ पास क्या कि 365 दिन लगता है किसको? अर्थ को चक्कर लगाने में। किसका? आपका सूर्य का। देखो क्या हो रहा है यहाँ पास आपका 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, जैसे से इसका विस्थापन होगा किसका? आपका हमारा आपका सूर्य का। क्लियर है? तब तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा? आपका यहाँ के तापमान में, यहाँ के दाब में, यहाँ की आर्द्रता में, सब में आपको क्या दिखाएगा? परिवर्तन। इवन पवनों की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये सब क्या है? ये एक्चुअल में क्या आपका ये वायुमंडली की आपका दशाएं बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा कहा दो कि वर्ष की वह अवधि जिसमें क्या होगा? आपका वायुमंडलीय दशाएं क्या होती है? लगभग एक समान होती है। हम उसे क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। हो जाएगा? आगे बढ़े। तो ये क्या कहलाती है? ऋतु कहलाती है। अब ऋतु की बात क्या है? मानसून। ये भी एकदम सेम लग रहा होगा ना? वही तो है क्या सर? एकदम सेम तो लग रहा है। क्या? मानसून। अगला क्या? मानसून। आगे बढ़े। चलिए उधर से टाकेश्वर, क्या होता है बेटा? मानसून। मानसून
यासिका, मानसून। हाँ, कुछ होगा। ये पूरा यही है, पता है पूरा। पूरा क्या है कि अर्थ क्या कर रही है, सूर्य की लगातार चक्कर लगा रही है। क्लियर है। आप लोग सुने हो ऐसा का कि भारत में आपका दो प्रकार की मानसून चलती है। क्लियर है। एक हम कैसे पढ़ेंगे आपका, एक 21 मार्च, 21 मार्च से वहां वापस आने में 23 सितंबर, 23 सितंबर, फिर इस 23 सितंबर से वापस क्या आपका 21 मार्च। इस बीच में यहां बस ना ध्यान रखेंगे, इसमें कर्क रेखा। इस दौरान में पूरे भारत में क्या चलती है आपका, ग्रीष्मकालीन क्या आपका मानसून चलती है। क्लियर है। और इस पूरे 6 मंथ में क्या बस क्या आपका शीतकालीन यहाँ बस क्या चलेगी, हवाएं चलेगी। क्या चलेगी, शीतकालीन हवाएं। 6 महीना ग्रीष्मकाल, 6 महीना शीतकाल। कुछ हो रही है। हाँ। और इसी में हम लोग क्या पढ़े आपका, इस प्रकार से लगातार आपका ऋतुओं में क्या आपका परिवर्तन हो रहा है। मतलब ऋतु में परिवर्तन से क्या, जो पवनों की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलेंगे, मानसून कहेंगे। एकदम इजी हो रहा है, बहुत इजी करना है। क्लियर है। उल्टा बोला नहीं पढ़ोगे। मौसम, मौसम से ऋतु, ऋतु से मानसून। ऋतुओं में परिवर्तन से क्या होता है आपका, हवाओं की दिशाओं का उलट जाती है, पलट जाती है या परिवर्तित होती है। हम उसे क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। एग्जैक्ट है कि ऋतुओं के साथ जो है पवनों की दिशा में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, मानसून कहते हैं। क्लियर है। हो जाएगा। मैं कुछ कर रहा हूं क्या, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। केवल कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये तीनों के बीच में क्या कर रहे हैं हम लोग, केवल आपका सूर्य का विस्थापन को देख रहे हैं। और हमको सबका परिभाषा निकल के बाहर आ रहा है। किसका, मौसम का। किसका, आपका ऋतुओं का। और क्या, मानसून का। लास्ट यहां बस क्या रहेगा, जलवायु। क्या रहेगा, जलवायु, जो अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। तो क्या होगा इसमें, अब यहां भी कुछ होगा। किसमें, लंबी अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए बहुत सिंपल जोड़ो। अब यहां पर क्या बोलते थे, बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए बारिश, बहुत कम समय के लिए आपका अधिक तापमान, बहुत कम समय के लिए शीत ऋतु। अब इसी को अगर बोलोगे जलवायु, तो क्या बहुत ही दीर्घावधि के लिए, ठीक है, दीर्घकालिक के लिए क्या रहेगा कि जो मौसम है आपका औसत जो मौसम, ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा 20 साल, 30 साल, 35 साल तक ऐसा लगातार इस प्रकार सबको क्या पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। ये सभी जो है वायुमंडलीय की आपका दशाएं, तब उसे क्या बोलेंगे, जलवायु कहेंगे। वहां का तापमान, वहां का ये फिक्स है, हर साल 1 तारीख के आसपास केरला में क्या होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून टकराएगी और क्या होगी, मानसून का भारत में प्रस्फोट होगा, पहली बारिश होगी। क्लियर है। छत्तीसगढ़ राज्य में 10 जून को क्या होगा, बारिश होगा। 25 जून के आसपास लगभग छत्तीसगढ़ सब जगह वो पूरा उसका विस्तार हो जाएगा। ये आज एक दिन नहीं हो रहा है, ऐसा लगातार, ऐसा 25-30 साल तक लगातार हो रहा है। क्या कि जो मौसम की जो जो दशाएं हैं वो लगभग औसतन आपका एक लंबी अवधि तक हमें एक जैसी दिखाई पड़ती है। तब हम उसे क्या बोलेंगे, जलवायु कहेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसका जो आपका औसत दिखाई पड़ेगा, हम उसे क्या बोलेंगे, ऋतु कहेंगे। इसमें कुछ अवधियों के लिए। और वही जो मौसम की जितनी भी दशाएं हैं वो बहुत लंबी अवधि के लिए आपको एक जैसी दिखाई पड़ेगी औसतन, हम उसे क्या बोलेंगे, जलवायु कहेंगे। हो जाएगा। तो लिखो इसमें मौसम, ऋतु, मानसून और जलवायु को लिख लो, फिर बाद में और लिखाना पड़ेगा। लिखो मौसम को, लिखोगे किसी समय, मौसम किसी समय, किसी समय किसी स्थान की किसी समय किसी स्थान की वायुमंडलीय, वायुमंडलीय भौतिक दशाएं ही मौसम है। किसी समय किसी स्थान की, किसी समय को कर सकते हो ब्रैकेट में अल्पकालिक कर सकते हो। क्लियर है। किसी समय किसी स्थान की वायुमंडलीय भौतिक दशाएं ही मौसम है। यह यह अल्पकालिक व परिवर्तनशील होता है। यह अल्पकालिक व परिवर्तनशील होता है। हो जाएगा। लिखो अगला, ऋतुएं। ऋतुएं अगला कर लेंगे, ऋतुएं वर्ष की वह अवधि, वर्ष की वह अवधि जिसमें
वर्ष की वह अवधि जिसमें जिसमें मौसम दशाएं मौसम दशाएं मौसम दशाएं लगभग समान होती है, लगभग समान होती है, लगभग समान होती है, जो पृथ्वी के झुकाव जो पृथ्वी के झुकाव और उसके द्वारा पृथ्वी के झुकाव उसके द्वारा सूर्य का परिक्रमण के परिणाम स्वरूप सूर्य का परिक्रमण के परिणाम स्वरूप बनती है, उसे ऋतु कहते हैं, उसे ऋतु कहते हैं। अगला करें मानसून। अगला कर लोगे मानसून। ऋतुओं के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऋतुओं के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाती है। ऋतुओं के साथ पवनों की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाती है। अगला कर लोगे जलवायु। क्या? जलवायु। और मैं चारों को याद करने नहीं बोला हूं, देखने बोला हूं। किसको? आपका सन का पोजीशन को। देखिए आगे लिखेंगे जलवायु के बारे में। किसी बड़े क्षेत्र के पिछले अनेक वर्ष के, लिखोगे किसी बड़े क्षेत्र बड़े भूभाग के पिछले अनेक वर्षों के औसत, पिछले अनेक वर्षों के औसत मौसम की दशाएं जो अपेक्षाकृत स्थायी होती है, या लिख सकते हो अपरिवर्तन, लिख सकते हो जो अपेक्षाकृत स्थायी, या फिर लिख सकते हो अपरिवर्तनशील होती है, को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं, को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं, को उस क्षेत्र की जलवायु कहते हैं। आगे चले, अगला करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपको पता रहेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये सामान्य है ना, कि सामान्य किसी भी भूभाग को किस प्रकार से क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम आएंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित, वो अगर आप समझ जाएंगे तो वाला आंसर लिख देंगे। किसका? अंबिकापुर वाला, कि मैन पार्ट और दोनों की हाइट एक जैसी है, उसके बावजूद भी वो गर्म के समय में बहुत ही गर्म हो जाती है और शीतकाल में बहुत ही ठंडी हो जाती है, ऐसा क्यों, वो लिख देंगे। उसके बाद आगे देखें तो क्या रहेगा आपका, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्लियर है? अब इसको चाहो तो डायरेक्टली पढ़ लो, या फिर ऐसा सिंपल सा एक ट्रिक याद कर सकते हो, जिसको ठीक लिखेंगे लिख सकते हो, बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लिखोगे पहला क्या आपका, पहला कर लो अक्षांश। अब इसको टिक करो, चाहे कुछ भी करो, आपका अक्षांश, अक्षांश अब कर लोगे आपका अक्षांश। दूसरा कर लोगे आपका क्या, आपका ऊंचाई। क्या रहेगा आपका, एक कर लोगे आपका ऊंचाई, ऊंचाई ये रहे आपका ऊंचाई। आगे बढ़े, ऊंचाई इसको ऐसे बोलते हैं, जब लिखोगे तो लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड आपका लैंड, ऐसा लैंड लिख सकते हो, लैंड ऐसा होता है फॉर्म, बट मैं ऐसा मानता हूं कि इसको डायरेक्टली भी ऐसा पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या आपका लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड क्या आपका ऊंचाई, ये पर लिखोगे नियरनेस, ठीक है। समुद्र से दूरी कर सकते हो, जैसे हिंदी में करो, चलो हटाओ इसको, समुद्र से दूरी। क्या रहेगा आपका, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। दिस यहाँ पास आपका डायरेक्शन ऑफ क्या, विंड रहेगा, यहाँ पास पवनों की दिशा। अगला यहाँ पास क्या आपका, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा, ठीक है। आपका समुद्र से दूरी, नियरनेस फ्रॉम जो है सी, और यहाँ पास क्या, पवनों की दिशा। आगे बढ़े, आपका फॉरेस्ट मतलब यहाँ पास क्या, वनस्पति या फिर क्या, वन। क्लियर है? वनस्पति या फिर क्या आपका वन हो जाएगा। आपका ओ से करोगे, आपका ओशियन करेंट मतलब क्या, समुद्री जल धाराएं, समुद्री क्या रहेगा आपका, जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं हो जाएगा। आपका रेनफॉल, रेनफॉल इसको करोगे वर्षण करोगे, क्या पास क्या, वर्षण, वर्षण और वर्षा में अंतर होता है। क्लियर है? वर्षण किसको बोलते हैं, उनके पूरे समग्र स्वरूप को, जैसे कि हिमपात,
आपका हिमवर्षा, ओलावृष्टि, इन सब को क्या बोलते हैं? वर्षण कहते हैं। तो वर्षण का, वर्षा केवल एक प्रकार बस है, क्लियर है? वर्षण। और यहाँ पास क्या आपका, एम से पास क्या आपका माउंटेन, माउंटेन मतलब क्या? पर्वत, या फिर क्या आपका पर्वते, ठीक है, पर्वत। और यहाँ पास क्या एस से क्या आपका सॉइल, मतलब क्या? मिट्टी। और यहाँ पास क्या करें आपका मिट्टी। ये इतने जो है तमाम जो है आपका कारक है, ये इतने भौतिक दशाएं हैं जो क्या करती है? जलवायु क्या करती है? प्रभावित करती है। क्या चीज? ओ से आपका ओशियन करंट, समुद्री जो कि आपका जल धाराएं, ठीक है। ऐसा हो जाएगा क्या? लैटिट्यूड, क्या? अल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी। और यहाँ बस आपका डायरेक्शन, क्या? डायरेक्शन ऑफ विंड्स, क्लियर है? फिर क्या? फॉरेस्ट, वनस्पति। ओ से समुद्री जलधाराएं, ओशियन करंट। और क्या? आर से रेनफॉल, बट यहाँ बस लिखोगे वर्षण, ठीक है। एम से बस पर्वते, और आपका एस से क्या? मिट्टी। आपको ये समझना है कि किस प्रकार से क्या करती है? प्रभावित करती है, क्लियर है? आगे बढ़े तो क्या रहे आपका? अक्षांश। क्या रहे आपका? अक्षांश। आप सभी समझते हो कि यहां से क्या करती है? अक्षांश मतलब पर्टिकुलर एक भूभाग की बात चल रहा है। अगर हम जलवायु की बात करें, यहां बस क्या रहेगा? एक पर्टिकुलर एक भूभाग की बात चल रहा है। तो ऑब्वियसली क्या करता है? कोई पर्टिकुलर भूभाग क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करेगी कि वो कहाँ है, कहाँ आपका नहीं है। मतलब मैं अक्षांश की बात कर रहा हूं। जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु अलग है, तो ये अगर मान लो बात कैसा है, ये पूरा महाद्वीप, ऐसे बोल सकते हो क्या? ये किसी प्रकार से क्या करती है? जल को आपका, ये जलीय भाग को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका जलवायु क्या होगा? एकदम अलग होगा। और वही मैं किसकी बात करूं? अगर मैं गुजरात की बात करूं, वही किसकी बात करूं? उड़ीसा की बात करूं, तो ये क्या करेगी? जलवायु क्या करती है? प्रभावित करती है। क्लियर है? कैसा? उस पर्टिकुलर भूभाग की आपका स्थल जो है। आगे बात किसका? अगर ऊंचाई की बात करें, किसका? ऊंचाई की बात करें, किसका? ऊंचाई का। आप सभी ने पढ़ा होगा कि भारत के भूगोल में क्या, कि अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें, तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर आपका ऊपर ऊंचाई पे बढ़ने पर क्या होता है? हमारा जो आपका तापमान है, प्रत्येक 165 बढ़ने पर क्या था आपका तापमान? 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये कहाँ तक काम करती है? ओनली क्षोभ मंडल में काम करती है। ऑब्वियसली अगर हम किसी पर्टिकुलर भूभाग की बात करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिल्ली को देख लो, दिल्ली आपका, दिल्ली से उत्तराखंड में कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन दिल्ली का तापमान जिस समय 32 डिग्री होगा, वही अगर आप उत्तराखंड अगर सेम समय पर अगर घूमने चलते हैं, आपको एक अलग आपको प्रभाव दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि वो 9 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के आपका ऊपर है। उसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? 165 मीटर में। वहां का तापमान ठीक ठाक क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज होगा। इवन वहां बस पूरा लगातार बर्फबारी होता है, मतलब 0 डिग्री भी आपका तापमान मिलेगा। क्यों? क्योंकि 165 मीटर आगे बढ़ने पे तापमान 1 डिग्री क्या होता है? कम होता है। आगे बढ़े। ये कहना ये चाह रहा है कि जो महानदी बेसिन का जो जलवायु होगा, वही जलवायु किसका? हमारा आपका जसपुर पार्क का होगा, ऐसा नहीं है। दोनों के तापमान में क्या होगा? अंतर होगा। ऑब्वियसली उसकी जलवायु भी क्या होगी? प्रभावित होगी। आगे बढ़ जाऊं मैं। फिर यहाँ पर आपका समुद्र से दूरी, क्या आपका समुद्र से दूरी की बात कर रहा है। क्लियर है? समुद्र से दूरी का मतलब यह है कि अगर हम किसी स्थल भाग की बात करें, और अगर हम किसी पर्टिकुलर अगर हम जलीय क्षेत्र की बात करें, आप ध्यान रखना कि जब सूर्य की किरणें जब यहाँ पर पड़ती है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें जब पड़ती है, तो कम से कम इसका प्रभाव आपका इसके अंदर 20 मीटर इसके अंदर इसका प्रभाव होता है। क्लियर है? मतलब ये है कि अगर मैं किसी स्थल भाग, अगर मैं मिट्टी की बात करूं, चट्टान की बात करूं, पाट पठार पर्वत की बात करूं, तो ये इनकी तुलना में आपका बहुत जल्द क्या होता है? ये गर्म होता है, और बहुत जल्द क्या होता है? ये ठंडा भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यही छत्तीसगढ़ राज्य अगर समुद्र के समीप होता, तो यहाँ पर इतना जल्दी आपको परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा कि सुबह एकदम ठंड रहेगा, आपको जैसे 10 बजे का थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगा, आपको 2 बजे एकदम गर्मी। लेकिन वही आपको आंध्रा, तेलंगाना, केरला के पास में उस प्रकार का परिवर्तन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको बोलते हैं दैनिक तापांतर। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का जो दैनिक तापांतर आपका वो अधिक है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पर ग्रीष्म काल में ग्रीष्म, शीतकाल में शीत, बट वहां का जो परिवर्तन है जिसमें हमारा जो सी के समीप है, उसमें उस प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसको गर्म होने भी बहुत समय लगेगा, और इसको वापस पुनः ठंडा होने भी आपको समय लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देखना कि जब आप पर्टिकुलर अगर किसी मान लो बात अगर सुबह है, और यहाँ पास आपका कोई जलीय क्षेत्र है, देखना कि जब बहुत दोपहर आपका धूप रहेगा, इस जो है तालाब के पास चलना सुबह 9 बजे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बजे जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बजे जाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे किसी समुद्र के पास में, तालाब के पास में जो जाओगे, शाम के समय हिट करता है वो,
क्यों शाम को हीट करता है? जबकि उसको एक्चुअल में हीट कब करना चाहिए? एकदम 2 बजे। उस समय क्या आपका डायरेक्ट हमारा आपका लंबवत रहता है, कौन? सन जो है वो। तो 2 बजे हीट करना चाहिए, लेकिन 2 बजे आपको हीट नहीं करेगा। कब करेगा ये? आप माइंड करना कि लगभग 6 बजे से लेके 8 बजे के आसपास क्या करती है? हीट करती है। क्यों? इसको गर्म होने में सुबह से शाम लग जाता है। तब देखना कि जब आप तालाब पे बैठोगे, देखना कि कैसे एकदम गरम गरम लग रहा है। बोलते हैं क्यों करते हैं? ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि क्या हमारा जो समुद्र से जो दूरी है उसे क्या करती है? प्रभावित करती है। क्लियर है? मतलब अगर ये समीप होता तो इससे जलवायु कुछ और होती, और उससे दूर है तो इससे जलवायु कुछ और मिलेगी आपको। क्लियर है? तो जब भी हम छत्तीसगढ़ राज्य में समुद्र की बात करेंगे दूरी का, तो उसे क्या करेंगे? प्रभावित हो करने वाली है। क्लियर है? ये प्रैक्टिकली फील करते हो नहीं करते आप लोग? तालाब के पास जब शाम में घूमने जाओगे तो क्या करता है वो? ऐसे गरम गरम भाप छोड़ता है। वो ऐसा क्यों किया? वो उसको गर्म होने में उस पर्टिकुलर जिस भूमि पर खड़े थे उसकी तुलना में समय उनको अधिक लगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं। क्या आपका पवनों की दिशा, क्या आपका पवनों की दिशा ऑब्वियसली हवाएं क्या करती है? उसको प्रभावित करती है। कई परिप्रेक्ष्य पढ़ सकते हो। जैसे कि एक सिंपल सा अगर मैं इसी की बात करता हूँ, कोई पर्वत की बात करता हूँ, सिंपली कोई पर्वत देख लीजिए। अगर यहाँ से इस प्रकार से मानसून बढ़ रही है तो क्या आप लोग पढ़े होंगे? उसको बोलते हैं पवन मुखी और उसको बोलते हैं पवन विमुखी। कोई अगर पर्वत है और पर्वत अब इस प्रकार से आपका पूरा खड़ा है तो उसमें जिस प्रकार की हवाएं जाएगी वो क्या करेगी? ठीक ठाक वर्षा कराती है। और वही अगर ऐसा कोई पर्वत है जो कैसा? इस जो है मानसून की क्या आपका समानांतर होगी, वो सीधा आपका आपका आगे ऊपर उड़ के वापस ले आएगी। जबकि वही अगर ऐसा ऐसा खड़ा कगार है तो पूरा बारिश यहाँ पास क्या करेगी? इस पर्टिकुलर क्षेत्रों में क्या होगी? वर्षा कराएगी। तो उससे क्या होगा? वहां का तापमान, वहां की जलवायु क्या होगी? सब कुछ क्या होगी? बदलेगी। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अगर मैं पवन की बात करूं जलवायु का, देख लो कि यही हमारा क्या था? हमारा आपका जून से लेके कहां तक का? मध्य अक्टूबर तक। जब गई तो क्या ये क्या आपका साउथ, क्या आपका वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। ये क्या आप यहाँ से पूरा नमी लेकर गई और पूरे यहाँ पर क्या आपका वर्षा कराई। एक ये पवन है और एक हमारा ये पवन है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, जो भारत में बहुत ही आंशिक तौर पर छुटपुट क्या करती है? वर्षा कराती है। छत्तीसगढ़ में पूरा वर्षा कराएगी भी नहीं, बहुत ही ऊपरी क्षेत्र में अंबिकापुर क्षेत्र में क्या वर्षा कराती है। ये क्या है? सेम हवाएं, लेकिन क्या होगा? ये जलवायु को प्रभावित कर रही है। क्लियर है? तो इस प्रकार से पवनों की दिशा क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट है बस क्या आपका वनस्पति। किसकी बात करें हम लोग? वनस्पति की बात करें। ऑब्वियसली वनस्पति क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। क्लियर है? जिस प्रकार हम किसकी बात करते हैं? वाटर की बात करते हैं। सिमिलरली जिन क्षेत्रों में आपका वनाच्छादित जो क्षेत्र है वहां का तापमान हमेशा क्या होगा? लगभग कम रहेगा। जैसे कि जब लोग पढ़ोगे छत्तीसगढ़ राज्य, जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो महानदी बेसिन का तापमान जब 36 लेके 42 होगा तो आपको ऊपर क्या दिखाई पड़ेगा? आपका लगभग 35 डिग्री। फिर यहाँ पास आपका 34 डिग्री। कहाँ का? आपका दंड कारण्य पठार का डिग्री आपका हमेशा 1 से 2 डिग्री वहां पर तापमान क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? कौन? आपका वनस्पति। क्लियर है? तो जहां जहां आपका वनों का क्या आपका आच्छादन होगा वो क्या करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। क्यों करती है? ऑब्वियसली जब इसका पूरा वनों का आच्छादन रहेगा तो ये पर्वत और पठारों की तुलना में उन क्षेत्रों में यहाँ बस क्या कर जो गर्म होने की जो मात्रा है, जो प्रभाव रहेगा विकिरण का मात्रा क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं। फिर क्या आपका समुद्री जो क्या आपका जल धाराएं, क्या आपका समुद्री जल धाराएं, इसको बहुत सिंपल पढ़ लीजिए। भारत में हम लोग पढ़े होंगे आपका पूर्वी जेट धारा, भारत में पढ़े आपका पश्चिमी जेट धारा। क्लियर है? वो सभी जो है भारत के मानसून को क्या करती थी? वो प्रभावित करती थी। और भारत के मानसून को प्रभावित करती थी तो भारत ही क्या करती थी? वो जलवायु को भी क्या करती थी? वो प्रभावित करती थी। याद आ रहा है आप लोग को? कैस्पियन सागर, आपका भूमध्य सागर। क्लियर है? और ये क्या? फारस की खाड़ी, वो सभी से क्या आती थी? आपका पूरा हमारा का पछुआ पवन आता था। क्लियर है? और वही जो क्या करती पूरा हमारा उसमें वर्षा कराती है। तो इस प्रकार से समुद्री मतलब अगर वो ठंडी जलधारा होगी तो उस भूभाग को क्या करेगी? थोड़ा सा ठंडी करेगी। और वही अगर वो गर्म जलधारा होगी तो जिस भाग से वो गुजरेगी उसे क्या करेगी? वो गर्म करेगी। तो समुद्री जलधाराएं क्या करती है? अगर वो तापमान को प्रभावित करेगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा? जलवायु को प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि तापमान उसका खुद एक फैक्टर है। इसको जलवायु को प्रभावित करने वाला क्या है? कारक है। हो जाएगा? आगे यहाँ पास क्या आपका वर्षण। किसकी बात करें? वर्षण मतलब उसी की बात कर रहे हैं, हिमपात, इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये भी ऑब्वियसली क्या करती है? प्रभावित करती है। हो जाएगा? आगे बढ़े। क्या? पर्वत। आपका पर्वत इसे किस प्रकार से प्रभावित करिए? अभी तो बताया था जस्ट कि पर्वत किससे आपका जलवायु को कैसे प्रभावित करेगी। एकदम क्लियर हो? जैसे कि एग्जाम्पल लो, चलो देख लो कि
अगर इस प्रकार से है, इस प्रकार से पर्वत है, सिंपल लीजिए, यहाँ पर सन है, यहाँ पर क्या है, सन है। अगर इस सन अगर इस प्रकार से है तो यहाँ और यहाँ इस प्रकार से इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो सभी में तापमान अलग होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। जो हमारा ऊपरी सतह है उसमें क्या होगा, तापमान अधिक होगा, और वही जो उसकी जो निचली सतह उसमें तापमान क्या होगा, कम होगा। इसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली। जब इसके तापमान में जब प्रभाव पड़ेगा वो ऑब्वियसली फिर से भी बात है कि यहाँ पर सबका 36 डिग्री महानदी बेसिन में, और वही हमारा क्या आपका जसपुर पाटन का आपका 34 डिग्री तापमान है। तब जाके हम लोग क्या पढ़ते हैं, वहां की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय के आपका आर्द्र जो कि आपका जलवायु है, याद कीजिए, है ना। तो इस प्रकार से उसे क्या करेगी, जो पर्वत है वो भी से क्या करती है, प्रभावित करती है। अब ये हवा को भी, वर्षा को भी, जब इन सब को प्रभावित करेगी तो ऑब्वियसली क्या करेगी, जलवायु को भी क्या करेगी, प्रभावित वो करेगी। वो आगे बढ़े, मिट्टी, अभी आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है कि मिट्टी कैसे करेगी प्रभावित, कैसे करेगी, चलो इधर से, हाँ कैसे करेगी मिट्टी, सोचो ना कि मिट्टी कैसे करती होगी जलवायु को। देखो मिट्टी पड़ा हुआ है, क्या होगा वो, अब मिट्टी तो ऊपर नीचे नहीं होगा वो, तो आप सोचो कैसे होगा वो। हम्म, हाँ भाई, चलिए देखिए आगे, क्या, मिट्टी, मिट्टी की बात करें अगर आप बहुत ही ऐसा एकदम ऐसा ध्यान नहीं देना है, पर ध्यान रखना है कि जब मिट्टी में जब नमी होता है ना, जब मिट्टी में नमी होता है तो नमी होगा तो क्या होगा, वो उसका वाष्पीकरण होगा। और जब वाष्पीकरण होता है, आप देखो ध्यान देना कि थोड़ा सा गर्मी रहेगा, और जैसे ही उस मिट्टी के ऊपर क्या होगा, वर्षा होगा, और उसके पश्चात वापस क्या होती है, जब धूप होती है तो आप लोग को बहुत ठंडा लगता है कि बहुत गर्मी बढ़ जाती है, क्या जाती है, बढ़ जाती है। तो जिन मिट्टियों में क्या होगा, नमी की मात्रा होगी, नमी की मात्रा होगी, वो क्या करेगी, उसके आसपास के समीपी क्षेत्रों को क्या करती, वो आपका गर्म, मतलब क्या करती, वो गर्म, उसको बोल सकते हो उष्ण रखती है, गर्म रखती है। और वही अगर ऐसी मिट्टी है जो बहुत कठोर नहीं है, कैसा, बहुत सी मृदुल है, एकदम नरम है, एकदम शांत है, दुर्गा की तरह एकदम शांत, ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है दूर दूर में, तो अब ध्यान दिए हो कि आप वहां पैर रखते हो खेतों में जहां की मिट्टियां कैसी होती, बहुत ही बारीक होती है, जितना अधिक उसमें संघनन होगा, उसकी डेंसिटी जितनी हाई होगी, एकदम पास रहेगा, वो बहुत जल्दी क्या होता है, वो गर्म होता है। तो जब भी देखना कि जब आप मेड़ को जब क्रॉस करते हो ना मिट्टियों में, तो क्या करते हो आप जहां जहां पर ऐसा चट्टान की भांति हो तो वहां पर पैर नहीं रखते हो। पैर कहाँ रखते हो, जहां पास बहुत ही बारीक मिट्टियां हैं, वो उसकी तुलना में यह आसपास का जो क्षेत्र है उसके तापमान को क्या करते हैं, औसतन ये क्या करता है, मेंटेन रखता है, संतुलित रखता है। ये क्लियर है। तो ये है मिट्टी, ऐसा जलवायु क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर आप इस प्रकार से पढ़ते हो, आप बहुत सुंदर पढ़ोगे किसको, जलवायु को। मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आपको समझा दिया हूं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये सब का आगे जाके क्या होगा, प्रयोग होगा कहाँ, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे जलवायु को अंदर और पढ़ेंगे तब। क्लियर है। तो ये है जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। क्लियर है, कर लेंगे, एकदम क्लियर हो। किसी को भी किसी डाउट होगा मुझसे आप पूछ सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई जलवायु क्या, हम लोग तो इसी से पढ़ते हैं पूरा, किसना, हमारा क्या, कर्क रेखा, क्या भूमध्य रेखा, और क्या मकर रेखा। भाई इसी से तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी होगी, हम लोग क्या करते हैं, तय करते हैं। क्यों कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय होगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय होगा कि उष्णाद्र होगा या नम आर्द्र होगा, ये सब कहाँ से, उसकी भौगोलिक अवस्थिति से। ठीक है, आगे बढ़ जाए, लिखो कल का टॉपिक को, हो गया, कौन सी, मिट्टी वाली, हाँ, नहीं नहीं नहीं, संग्रह नहीं बोला मैं, आप गलत सुन लिए। मैं बोला कि जब मिट्टी जब कठोर होगी, मतलब उसमें आपसी मतलब उसको बोलते हैं एक दूसरे के साथ चिपकी रहेगी, ठीक है। संग्रहण तो ऊपर होता है, ठीक है, जो बारिश होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी डेंसिटी, उसका जो घनत्व है वो काफी मतलब पास पास रहेगी। तो जो कठोर मिट्टी है वो जल्दी क्या होगी, वो गर्म होगी। उसी मिट्टी को बहुत बारीक फॉर्म में तोड़ दीजिए आप, देखना कि उसके ऊपर जब तापमान जब पड़ेगा ना, तो उसका जो 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 गर्मता है, जो गर्म होगा वो उनकी तुलना में क्या होगा, उसमें समय लगेगा। मतलब एक प्रकार से जो भुरभुरी मिट्टी जो आप लोग बोलते हो, है ना, वो मिट्टी जल्दी से गर्म नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आसपास के जो हमारे जो क्षेत्र है, उसके जो क्षेत्र, उसको जल्दी से वो गर्म वो नहीं करेगी। और वही अगर वो कठोर मिट्टी है तो क्या करेगी, उसको करेगी। और इसमें जिन मिट्टियों में नमी की मात्रा ठीक ठाक है,
वो अपने समीपी क्षेत्र को क्या करेगी, वो गर्म रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, इसीलिए। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। बेसिक समझिए, इस मिट्टी का उतना प्रभाव नहीं आएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, चलिए हो जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है इतने फैक्टर्स को। चलिए लिखेंगे। आप लोग कहाँ पहुंचे थे कल? अभिषेक, कर लेंगे जलवायु आप लोग? ठीक है, जलवायु कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप लोग बहुत सिंपल पढ़िए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको मैं पढ़ाया नहीं हूँ। आप लोग क्या कि उसको देखे हो, कुछ समझे हो। कुछ नहीं हो रहा है, केवल हाइट बढ़ रहा है, हाइट कम हो रहा है, आसपास पानी आ रहा है। अभी पानी वाला समुद्र तो भूलना ही मत कभी, ठीक है। शाम में क्या होती है, वो हिट करती है, ठीक है। पता नहीं हम लोग गए पानी के पास में। लिखो उत्तरी उच्च भूमि। नहीं, ऊपर बचा है, मुझे पता है वो, ठीक है। उत्तरी उच्च भूमि, देखो कहां तक लिखे थे आप लोग? लिखे हो ऑनलाइन में? बाकी लोग लिखे थे? चलो लिखो, तो कहां तक लिखे थे? इसके उत्तर, हाँ ठीक है, इस जिसके मध्य से क्या होती है, मान नदी प्रवाहित होती है। सभी लिख लिए हो जितने भी थे? ठीक है जी, आप देख लीजिएगा, है ना, इन्हों से लिख लेंगे आप। ठीक है, आगे लिखे। रायगढ़ में, रायगढ़ में, रायगढ़ में उत्तर से दक्षिण, रायगढ़ में उत्तर से दक्षिण पर्वतों की श्रृंखला है। रायगढ़ में उत्तर से दक्षिण पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला चंवर ढाल है। चंवर ढाल है जो महानदी बेसिन व जो महानदी बेसिन व उत्तरी उच्च भूमि को अलग करती है। उत्तरी उच्च भूमि को अलग करती है। हो गया? रायगढ़ जिला के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में, रायगढ़ जिला के, लिखोगे रायगढ़ जिला के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में। इसको जितना पढ़े थे उसको वापस ऐसे दोहराने का प्रयास करो, ठीक है। रायगढ़ जिला के उत्तर पश्चिम मध्यवर्ती भाग में उदयपुर का पठार विस्तारित है। उदयपुर का पठार विस्तारित है, जिसके पूर्व में कुटकुट व पश्चिम में मांड नदी का प्रवाह है। पश्चिम में मांड नदी का प्रवाह है। इसके उत्तर पूर्व में उच्चवच ललुंगा पत्थल गांव का पठार। इसके उत्तर पूर्व में उच्चवच ललुंगा पत्थल गांव का पठार अवस्थित है। ललुंगा पत्थल गांव का पठार अवस्थित है, जिसके उत्तर में प्रदेश की शिमला मैन पाट है। जिसके उत्तर में प्रदेश की शिमला मैन पाट अवस्थित है। हो गया? लिखो छुरी उदयपुर, इसी खिस्सा है ना वो, छुरी उदयपुर। जो मेन पार्ट है उसको लिखाना पड़ेगा, ठीक है। छुरी उदयपुर लिखेंगे। महानदी बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग में, महानदी बेसिन के उत्तर पूर्वी भाग में उत्तरी कोरबा धर्मजयगढ़ घरघोड़ा व महानदी बेसिन के उत्तरी भाग में उत्तरी कोरबा धर्मजयगढ़ घरघोड़ा व छुरी से उदयपुर तक विस्तृत है। उत्तरी कोरबा धर्मजयगढ़ घरघोड़ा व छुरी से उदयपुर तक विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके पश्चिम में हसदेव व पूर्व में मान नदी का प्रवाह है। इसके पश्चिम में हसदेव व पूर्व में मान नदी का
प्रवाह है। मांड नदी का प्रवाह तथा मांड नदी का प्रवाह तथा तथा केरता केरता पवन पुटका पहाड़ केरता डैश लोग ना केरता पवन और पुटका पहाड़ का विस्तार है। लिखो तो क्या लिखे आप लोग? तथा के बाद क्या लिखे हो? तथा लिखे ना, माफ कीजिए ना, एक बार सॉरी काट देंगे आप लोग। तथा के बाद काटोगे थोड़ा सा, तथा के बाद वापस लिखेंगे फिर से। तथा दक्षिण पश्चिम में तथा दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन एवं तथा दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन एवं दक्षिण पश्चिम में कोरबा बेसिन एवं उत्तर में महादेव उत्तर में महादेव केरता केरता पवन व पुटका पहाड़ का विस्तार है। केरता पवन व पुटका पहाड़ का विस्तार है। हो गया। यहां यहां गुंडवाना तालचेर और यहां गुंडवाना तलचर और बराकर चट्टानों का प्रतिनिधित्व है जिसमें रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है। संस्तरों के बीच में कोयले का बहुत बड़ा निक्षेप है। आगे देखें। लिखो पश्चिमी उच्च भूमि लिख लियो ना, लेकिन इसको लिखेंगे फिर से ना। पश्चिमी दुर्ग सीमांत या दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, पश्चिमी या फिर दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसके बाद लिखोगे छत्तीसगढ़ का मैदान, पश्चिमी या फिर लिखोगे दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। यह लिखोगे यह महानदी बेसिन का दक्षिण पश्चिमी, यह महानदी बेसिन का दक्षिण पश्चिमी उष्णाद्र जलवायु वाला प्रदेश है। ब्रैकेट में सकते हो, उष्णाद्र को बोलते हैं शुष्क उप आर्द्र बोलते हैं, ठीक है। शुष्क उप आर्द्र बोलते हैं उष्णाद्र को। लिखेंगे जो रायपुर उच्च प्रदेश के समानांतर पश्चिम की ओर विस्तृत है। जो रायपुर उच्च प्रदेश के समानांतर पश्चिम की ओर विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 से 700 मीटर है। जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 500 से 700 मीटर है। हो गया। 500 से 700 मीटर है। जो गुरूर डोंडी लोहारा, अलग अलग है ना, गुरूर डोंडी लोहारा ब्रैकेट में कर सकते हो बालोद, ठीक है। इसके बाद गुरूर डोंडी लोहारा मानपुर तथा राजनांदगांव के डोंगरगढ़ तक विस्तृत है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ तक विस्तृत है। हो गया। लिखोगे इस प्रदेश में या फिर इस भाग में धारवाड़ समूह की
इस प्रदेश में धारवाड़ समूह की क्वार्टजाइट, धारवाड़ समूह की क्वार्टजाइट एवं शिष्ट चट्टानें मिलती है। क्वार्टजाइट एवं शिष्ट चट्टानें मिलती हैं जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लिखोगे इस प्रदेश में प्रज्ञागिरी, इस प्रदेश में प्रज्ञागिरी, राजहरा, इस प्रदेश में प्रज्ञागिरी, राजहरा, करवारी व डोंगरगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है जिसका अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है। प्रज्ञागिरी, राजहरा, करवारी व डोंगरगढ़ की पहाड़ी का विस्तार है जिसका अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है, वनों से संपन्न है। लिखेंगे इस प्रदेश की उच्चवच आकृति, इस प्रदेश की उच्चवच आकृति महानदी व, इस प्रदेश की उच्चवच आकृति महानदी व गोदावरी अपतंत्र को क्या करती है? विभाजित करती है। इस प्रदेश की उच्चवच आकृति महानदी व गोदावरी अपतंत्र को विभाजित करती है। हो जाएगा? समझ में आ रहा है कैसा है? ये देखो, जब हम लिखते हैं ना तो ये वैसा नहीं होता कि बार बार एक एक पॉइंट को अलग अलग लिखते रहोगे, ठीक है? वैसे लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये। तो आप लोग उसके लिए ऐसा सिनॉप्सिस जैसा बना लिया करो, जैसे कि अगर महानदी बेसिन की बात, इसकी पश्चिमी उच्च भूमि की बात, ऐसा तो अब कुछ पॉइंट, अगर आपको पॉइंट लिखना होगा तो इसी में करना कुछ पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, अलग से पूरा पॉइंट नहीं, ओनली मैं उस शब्द की बात करूं, की पॉइंट की बात करूं, ओनली की पॉइंट को साइड में और लिख सकते हो चाहो तो। क्लियर है? ऐसे साइड में कॉपी में ऐसा की पॉइंट को लिख लिए, ऐसा बार बार अलग अलग। लेकिन जब लिखेंगे ना तो अब एक साथ लिखेंगे, जैसे कि इसको जमाने बोलेगा, केवल बोलेगा कितना, 30 शब्दों में, तो आपके पास उस समय ऐसा नहीं लिखोगे क्या कि केवल क्या करती है, गोदावरी और महानदी अपतंत्र विभाजित करती है, और दूसरा और लिख दोगे इसमें इन पहाड़ी का विस्तार है, आपका 3 लाइन फुल हो जाएगा। लेकिन उससे पश्चिमी उच्च भूमि थोड़ा समझा दो पाओगे नहीं, तो उस समय आपको ऐसे उनके अलग अलग की पॉइंट्स को एक साथ लिखने होंगे। कितना? उनके सभी की पॉइंट्स को एक साथ लिखने होंगे, और ये पूरा की पॉइंट्स उसमें आ जाएगा, इतने उन 3-4 लाइनों में आ जाएगा, और आपके 30 शब्द पूरे भी हो जाएंगे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये उस तरीके से लिखा हुआ है। ये समझ को हम लोग देखो एक साथ 3-4 बातें करते हैं, क्या? उनका डायरेक्शन भी बता दिए, उसमें किस प्रकार की जलवायु भी बता दिए, और साथ में उसकी ऊंचाई बता दिए, जिसमें पूरा एक लाइन में खत्म कर दिए। क्लियर है? तो जब आपको समझाइए बोलेंगे, केवल समझाने बोलता है, उसके बाद भी क्या रहेगा, 30 शब्दों में मात्र 2 अंकों का रहेगा, उसके बाद भी आपको इतनी बातें लिखना होगा, नहीं तो केवल 2 लाइन में खत्म कर दोगे इसकी बातों को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, उससे आपको समझा नहीं रहे हो, केवल ये बता दिए कि उसकी आकृति क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, बस उतना बताया आपको। वैसे फिर आप ऊपर समझाए कहाँ हो? क्लियर है? ऐसे जोड़ के आप लिखेंगे, ठीक है? अगला करेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। इसलिए हमेशा कॉपी की साइड में एक छोटा सा की पॉइंट बना लिखो, बताए साइड में इसकी जितनी तमाम बातें उसको केवल की पॉइंट में ऐसा 1 लाइन 2 लाइन से पूरा की पॉइंट को लिख दिए, ताकि आपको हमेशा ये आपको याद रहे। आपको उन तमाम बातों को एक साथ क्या करना है, जोड़ना है एक साथ। लिखे आगे छत्तीसगढ़ का मैदान, लिखोगे बघेलखंड का पठार एवं सतपुड़ा के मध्य, बघेलखंड का पठार एवं सतपुड़ा के मध्य पंखाकार आकृति, पंखाकार आकृति याद आ रहा है? लिखे थे हम लोग, पंखाकार आकृति छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल। कितनी बातें आ गया एक साथ? 3 बातें आ गया। क्या ये इन दोनों के मध्य में है? दूसरी बात क्या, ये राज्य का हार्ट कहलाता है। तीसरी बात हम लोग क्या बोले, इसकी पंखाकार आकृति है। ये तीनों बातें यहाँ कहाँ आपका एक साथ आ रही है। क्लियर है? लिखेंगे बघेलखंड का पठार एवं सतपुड़ा के मध्य पंखाकार आकृति छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल का महानदी एवं, छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल का महानदी एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादों, याद आ रहे हैं हम लोग पढ़े थे,
लिखेंगे उनकी सहायक नदियों द्वारा कडप्पा शैल समूह के क्षैतिजिक अवसादों के जमाव से निर्माण हुआ, अवसादों के जमाव से निर्माण हुआ, जिसकी औसत ऊंचाई कितना होगा, 100 से 300 मीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई 100 से 300 मीटर है, 100 से 300 मीटर है, जो कितना इधर से आ जाए, इसका क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का मैदान, हाँ चलो लिखो आगे, जो 31,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जो 31,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। क्या समझे आप लोग को? देखो कितनी सारी बातें हम क्या केवल 3 लाइन में से खत्म कर दिए, समझ आपको? आप अब इसी को जब बोलेंगे केवल छत्तीसगढ़ के मैदान को 30 शब्दों लिखने के लिए बोलेगा, तो कितनी सारी बात आ गया, ये कहाँ है, इसका निर्माण कैसा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ क्या मुख्य बात है, क्या है, ये छत्तीसगढ़ हृदय स्थल है, इसका निर्माण बता दिए, इसका हाइट बता दिए, मतलब एक प्रकार से पूरा आप मैदान को बता दिए। कितने लाइन में? 3 लाइन में। अब इसी बोलो, इसे छत्तीसगढ़ राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 100 से 300 मीटर है। 2 लाइन इसी में भर जाएगा, एक बात और लिख दो, पूरा खत्म। तो क्या समझाए, उसका ऊंचाई बताए और क्या बताए, वो छत्तीसगढ़ राज्य की क्या इंपॉर्टेंट है, बस 2 बातों में आपका। लेकिन आप उसको समझाए नहीं हो कि उनकी 2 बातों को लिखो, तो आपको इस प्रकार से क्या करना, प्रयास करना है। इतनी सारी बातें ना आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो आंसर भी करेंगे ना तो उसके वो फैक्ट को देखते हैं कि पहला उसके मूल बातें, फैक्ट क्या है कि सिंघनपुर की गुफा में क्या खास बात है, तो देख लो उस गुफा में कम से कम 4-5 बातें लिख दो, और उसके पश्चात जमाओ कि सिंघनपुर की गुफा कैसा है, क्या है वो ऐसा उनकी 4-5 तमाम बातों को जोड़ के बताना है कि सिंघनपुर क्या। तो वैसे हम लोग कितने, कम से कम 5-6 बातों को एक साथ जोड़ के बताए हैं कि छत्तीसगढ़ का मैदान क्या। क्लियर है? लिखिए, इसी में क्या लिखोगे, लाल पीली मिट्टी की परतों से, लाल पीली मिट्टी की परतों से निर्मित यह समतल मैदान, लाल पीली मिट्टी की परतों से निर्मित, लाल पीली मिट्टी की परतों से निर्मित यह समतल मैदान, यह समतल मैदान सीमांत उच्च भूमि से घिरा हुआ है, सीमांत उच्च भूमि से घिरा हुआ है। सोचो इसको यहां शुरू कर दोगे तो क्या, कि निम्न समतली मैदान सीमांत उच्च भूमि से घिरा हुआ बघेलखंड सतपुड़ा के मध्य पंखाकार आकृति, देखो कितना मस्त लगेगा, तब भी पता आंसर मस्त लिखाएगा इसका। ठीक है, लिखो आगे, क्या सीमांत उच्च भूमि से घिरा हुआ है, जिसकी पूर्वी भाग की समुद्र सतह से ऊंचाई, जिसकी पूर्वी भाग की समुद्र सतह से ऊंचाई पश्चिम भाग की अपेक्षाकृत निम्न है, मतलब कम है, पश्चिम भाग की अपेक्षाकृत निम्न है, जिसकी पूर्वी भाग की समुद्र सतह से ऊंचाई पश्चिम भाग की अपेक्षाकृत निम्न है, फुल स्टॉप। छत्तीसगढ़ का मैदान हल्का तरंगित है, लहराता हुआ है, छत्तीसगढ़ का मैदान हल्का तरंगित है, जिसके बीच में छोटी पहाड़ियां हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान हल्का तरंगित है, जिसके बीच में छोटी पहाड़ियां हैं, अधिकतर नदियों की घाटियां छिछली और खुली हुई है, छिछली और मतलब होता है कि उथला हुआ है, ज्यादा गहरा नहीं है, छिछली और जो है खुली हुई है, छोटी पहाड़ियां हैं, अधिकतर नदियों की घाटियां छिछली और खुली हुई है। इस मैदान के पूर्वी भाग में औसत वार्षिक वर्षा पश्चिम के अपेक्षाकृत कम होती है। इस मैदान के पूर्वी भाग में औसत वार्षिक वर्षा पश्चिम के अपेक्षाकृत कम होती है, तथा यह चावल की कृषि के लिए उपयोगी है, यह धान लिख सकते हो, धान की कृषि के लिए उपयोगी है।
हो गया। इस निम्न समतलीय क्षेत्र में, इस निम्न समतलीय क्षेत्र में, इस निम्न समतलीय क्षेत्र में राज्य की प्रमुख नदी, इस निम्न समतलीय क्षेत्र में राज्य की प्रमुख नदी महानदी, राज्य की प्रमुख नदी महानदी शिवनाथ व महानदी शिवनाथ व अन्य सहायक नदियों का अन्य सहायक नदियों का प्रवाह है। अन्य सहायक नदियों का प्रवाह है जो मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए संपन्न है, जो मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए संपन्न है। कर लेंगे, कुछ नहीं है, 3 बार पढ़ोगे ना, आप लोगों को आने वाला पीएससी तक याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ मैदान कैसा है। ठीक है, संपन्न है चूना पत्थर के लिए। प्रश्न लिखे करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को उल्टा लिख लो, और जिसमें क्या कडप्पा शैल समूह का विस्तार है, तो भी होगा इसका आंसर। ठीक है, अरे आप लोग को ऐसे लिखना है भाई, कोई अलग आपको चमत्कारी लिखना है। जो बातें हम समझते हैं, जो चीजें वो डिजर्व करती है, उस बात को लिखना है आपको। इतना ही करना है मेंस में, और कुछ भी नहीं करना है। जो पूछा है उन्हें ईमानदारी से बता दीजिए, हो जाएगा। चलिए बाकी करते हैं कल। ठीक है, तो कल आप लोग का ये जलवायु, फिर वापस इसको क्या करना है, वापस लिखना है। आप लोग बहुत सुंदर लिख लेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।